विशाल पहाड़ों की तलहटी पर बसा हुआ सुखपुर नाम का एक गांव, जहां एक निर्दयी जमींदार गरीबों पर अत्याचार किया करता था। अरे ओ बूढ़े, चल जल्दी से इस महीने का ब्याज दे। लेकिन कालिया साहब, मैंने तो सारा ब्याज चुका दिया था। तुमने देर से चुकाया था, इसलिए अब ब्याज 2 गुना लगेगा। क्या 2 गुना ब्याज? लेकिन साहब, मैंने तो सारा ब्याज समय पर चुका दिया था। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। 1 हफ्ते के अंदर 2 गुना ब्याज चुका देना, वरना तेरा सारा खेत जमींदार रुद्र प्रताप का होगा। जमींदार रुद्र प्रताप गरीब किसानों पर बड़ा अत्याचार किया करता था। वह किसानों से उनकी फसल का बड़ा हिस्सा छीन लेता था और विरोध करने वालों को डराता धमकाता था। जमींदार जी, उस दीनदयाल ने ब्याज देने से मना कर दिया है। क्या कहा? उसकी इतनी हिम्मत? वह नाली का कीड़ा हमें मना करता है। रुद्र प्रताप गुस्से से लाल होकर अपने आदमियों के साथ गांव की ओर जाता है और दीनदयाल से कहता है, अरे दीनदयाल, चुपचाप ब्याज दे दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जमींदार जी, मैंने जितने भी पैसे आपसे उधार लिए थे, वे सब चुका दिए हैं। अब आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो हमें मना करता है। मारो इसे। फिर जमींदार के वफादार गुंडे दीनदयाल को लाठियों से मारने लगते हैं और फिर वे वहां से चले जाते हैं। रुद्र प्रताप का दाया हाथ कालिया एक बेहद क्रूर इंसान था। उसके लिए दया नाम की कोई चीज नहीं थी। वह अपने गुंडों के साथ पूरे गांव में घूम घूम कर गरीब किसानों से जबरन वसूली करता था। उसके नाम से ही गांव के लोग कांप उठते थे। उसी गांव में रामशरण नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामशरण बेहद मेहनती और ईमानदार था। उसने दिन रात एक करके अपने खेत में बासमती चावल की शानदार फसल उगाई थी। फसल देखकर उसके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि इस बार अच्छी कमाई होगी और उसके परिवार की परेशानियां कुछ कम हो जाएंगी। लेकिन रामशरण को क्या पता था कि उसकी मेहनत की इस फसल पर भी कालिया की नजर पड़ चुकी थी। भाग्यवान, ऊपर वाले की दया से इस साल हमारे खेतों में बहुत अच्छी फसल उगी है। हाँ जी, पूरा खेत खुशबू से महक रहा है। इस बार फसल बेचकर हम अर्जुन का विवाह धूमधाम से करेंगे। आखिर हमारा बेटा भी अब शादी के लायक हो गया है। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस साल हम अपने अर्जुन का विवाह कर देंगे। लेकिन हाँ, अर्जुन कहाँ गया है? अर्जुन राशन लेने के लिए बाजार गया है। बस थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। रामशरण की आंखों में संतोष था। कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी मेहनत से उगाई फसल काटी और उसे अपने घर ले आया। घर में खुशी का माहौल था। लेकिन एक दोपहर, जब सूरज आग उगल रहा था और पूरा गांव गर्मी से बेहाल था, तभी कालिया अपने गुंडों के साथ रामशरण के घर आ गया। उस समय अर्जुन पानी भरने के लिए बाहर गया हुआ था। उस समय घर पर केवल उसके माता पिता ही थे। अरे ओ बूढ़े रामशरण, कहाँ मर गया? बाहर निकल, कालिया आया है, सुनाई नहीं देता क्या? कालिया की आवाज सुनकर रामशरण तुरंत घर से बाहर आता है। प्रणाम मालिक, कहिए क्या हुआ? सुना है तेरी फसल कट चुकी है और काफी अच्छी फसल हुई है। जी मालिक, सब ऊपर वाले की दया से। ऊपर वाले की दया से या नीचे वाले की दया से? सब आपकी दया से है मालिक। जमींदार साहब का आदेश है कि इस बार सूखा पड़ने की आशंका है, इसलिए तुम्हारा अनाज हवेली जाएगा। यह सुनते ही रामशरण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मालिक, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। अगर आप सारा अनाज ले जाएंगे तो हम साल भर क्या खाएंगे? मुझे अपने बेटे की शादी भी करनी है। चल हट यहाँ से। जब तक जमींदार जी का उधार चुकता नहीं करोगे, तब तक तेरा खेत जमींदार का होगा और उस पर उगने वाला सारा अनाज भी। लेकिन जमींदार जी ने पैसे देते समय ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तू बहुत सवाल जवाब कर रहा है। चुपचाप रास्ते से हट जा। नहीं,
मैं अपनी साल भर की मेहनत को यूं ही नहीं ले जाने दूंगा। कालिया की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने रामशरण को एक जोरदार लात मारी, जिससे बूढ़ा रामशरण जमीन पर गिर पड़ा। इस बूढ़े को इसकी औकात दिखाओ और सारा अनाज हवेली ले चलो। कालिया के इतना कहते ही उसके गुंडे रामशरण को डंडों से पीटने लगते हैं और फिर कालिया अपने गुंडों के साथ सारा अनाज उठवाकर हवेली ले जाता है। और फिर कुछ देर बाद अर्जुन घर आता है। वह देखता है कि उसके माता पिता रो रहे हैं और घर का सारा अनाज गायब है। उसके पिता उसे सारी बात विस्तार से बताते हैं। अपने पिता की बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू नहीं आते, बल्कि प्रतिशोध की आग दहक उठती है। लेकिन वह एक शांतिप्रिय और कानून को मानने वाला नागरिक था। उसने खुद पर काबू पाया और अन्याय के खिलाफ कानून का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। दरोगा साहब, हमारी मदद कीजिए। उस जमींदार ने हमारी साल भर की कमाई एक झटके में छीन ली है। अरे अर्जुन बेटा, क्यों फालतू में जमींदार से उलझ रहे हो? जो हो गया सो हो गया। यह आप क्या कह रहे हैं? दरोगा साहब, आपको हमारी मदद करनी होगी। हम तेरी क्या मदद कर सकते हैं? तू एक गरीब है और वह एक जमींदार। तू क्यों उलझ रहा है उससे? चल जा यहाँ से। बड़ा आया रिपोर्ट करने वाला। आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं दरोगा साहब। एक बात अपनी भेजे में बैठा ले। जमींदार साहब इस इलाके के मालिक हैं। उन्होंने जो किया होगा बिल्कुल सही किया होगा। ज्यादा नेतागिरी झाड़ी तो जेल के अंदर डाल दूंगा। अर्जुन चुपचाप वहां से चला जाता है और सीधे जिले के कलेक्टर के दफ्तर पहुंचता है। वहां वह घंटों इंतजार करता है। जब उसे अंदर जाने का मौका मिलता है तो वहां का नजारा देखकर वह दंग रह जाता है। कलेक्टर की टेबल पर नोटों की गड्डियां रखी थी और वहां कालिया खड़ा था। क्या हुआ अर्जुन, क्यों आए हो यहाँ? अर्जुन घबराया नहीं। उसने सारी बात कलेक्टर साहब को बताई। कलेक्टर साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जमींदार साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अरे, यहाँ तो आए दिन कोई न कोई जमींदार के खिलाफ झूठी शिकायत लेकर आता रहता है। तो आप कहना चाहते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कब कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो? ठीक है, तुम अभी घर जाओ। हम अगले दिन तुम्हारी शिकायत के बारे में सोचेंगे। अर्जुन को समझ में आ गया कि जब व्यवस्था ही सड़ चुकी हो तो न्याय की भीख मांगना खुद का अपमान है। अर्जुन जब खाली और हताश मन से गांव लौटा तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों की शांति अब एक भयंकर तूफान में बदल चुकी थी। उसने समझ लिया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसने उसी रात गांव के पास पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई। भाइयों, हमने सालों से अत्याचार सहा है। हमने सोचा कि कभी न कभी भगवान हमारी सुनेंगे और कभी न कभी सरकार भी हमारी सुनेगी। लेकिन आज मैं सब कुछ देखकर आया हूँ कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। और सरकार, वह तो जमींदार की जेब में बैठी है। लेकिन अर्जुन, हम कर भी क्या सकते हैं? उनके पास बंदूकें हैं, पैसे हैं और पुलिस भी उनकी तरफ है। जो भी जमींदार के खिलाफ जाएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। तो क्या हम यूं ही अपने आप को जिंदा रखते रहें जो किसी के खौफ से जिंदा है? अरे, ऐसी जिंदगी से तो मरना ही सही। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हाँ अर्जुन भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब हम उनके हिसाब से नहीं चलेंगे। अब उनकी दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारी लाठियों में कितनी ताकत है। क्या तुम लोग जिंदगी भर गुलामी की रोटी तोड़ना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि कल तुम्हारे साथ भी वही हाल हो जो आज मेरे माता पिता का हुआ? अगर नहीं तो उठो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। अर्जुन के शब्दों में ऐसी शक्ति और आंख थी कि वहां मौजूद सभी लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उन गोदामों को निशाना बनाया
जहां जमींदार ने गरीबों का अनाज छिपा कर रखा था। जमींदार रुद्र प्रताप बेफिक्र था। उसे लग रहा था कि उसने हमेशा की तरह एक और किसान को कुचल दिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने एक सोते हुए शेर को जगा दिया है। एक रात कालिया अपने गुंडों के साथ वसूली करके हवेली की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में अर्जुन उसका रास्ता रोक लेता है। कालिया गुस्से से उन लोगों की ओर देखने लगता है। अरे, रास्ते से हट जाओ, मरना है क्या तुम लोगों को? अरे कालिया, आज हम नहीं, तुम मरोगे। तुमने बहुत अत्याचार किया है, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तू हमें मारेगा? जानता है हम कौन हैं? हाँ, अच्छे से जानता हूँ। तुम लोग जमींदार के पालतू कुत्ते हो। साथियों, इन लोगों को मारो। फिर क्या था? अर्जुन और उसके साथी उन लोगों की जमकर पिटाई करने लगते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था जब कालिया और उसके साथी किसी से डरे थे। उसी रात अर्जुन ने जमींदार के एक और गोदाम का ताला तोड़ा, जहां टनों अनाज सड़ रहा था, जबकि लोग बाहर भूखे मर रहे थे। अर्जुन ने आधी रात को ही गांव के हर गरीब, बेसहारा और विधवा के घर के बाहर 2-2 बोरी अनाज पहुंचा दिया। सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो अपने घर के बाहर अनाज देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे समझ गए कि उनका मसीहा आ चुका है। मैं उस अर्जुन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। उसने तुरंत अपने वफादार पुलिस अधिकारी को संदेश दिया। अगर तुमने अर्जुन को 2 दिन के भीतर जिंदा या मुर्दा पकड़कर मेरे सामने पेश नहीं किया तो मैं तुम्हारी नौकरी छीन लूंगा। अगले ही दिन पुलिस वालों ने अर्जुन को डाकू घोषित कर दिया। उसके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया गया। पुलिस ने पूरे गांव और आसपास के जंगलों में उसकी तलाश शुरू कर दी। जो कोई भी इस डाकू अर्जुन को पनाह देगा या उसकी मदद करेगा तो उसे देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया जाएगा। अगर किसी को उसका पता मालूम है तो सामने आकर सरकारी गवाह बनो और इनाम पाओ। जब भी पुलिस वाले किसी रास्ते से गुजरते या गांव में आते तो गांव के लोग और बच्चे अर्जुन को गुप्त संदेश देते रहते थे। इसकी वजह से अर्जुन को पकड़ पाना पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल था। अर्जुन के चाहने वाले बहुत थे, जो समय समय पर उसे पुलिस की हर गतिविधि की खबर देते रहते थे। एक बार शहर से आया एक युवा पत्रकार किसी तरह अर्जुन के बारे में पता लगाने में कामयाब हो गया। उसने काफी मेहनत और खोजबीन के बाद अर्जुन के गुप्त ठिकाने का पता लगा लिया। अर्जुन जी, सरकार आपको एक खतरनाक डाकू मानती है और कानून की नजर में आप अपराधी हैं। इस पर आपका क्या कहना है? बाबूजी, अगर अपने गांव वालों की भूख मिटाने के लिए अत्याचारी की तिजोरी तोड़ना डकैती है तो मैं डाकू हूँ। अगर अपने पिता के सम्मान और गांव के हक के लिए लाठी उठाना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। अगर अन्याय के खिलाफ लड़ना डाकू बना देता है तो मैं यह नाम गर्व से स्वीकार करता हूँ। मुझे इतिहास की किताबों में अपनी तारीफ नहीं चाहिए, मुझे बस अपने लोगों के चेहरों पर मुस्कान चाहिए। जब यह इंटरव्यू चोरी छिपे कुछ स्थानीय अखबारों में छपा तो अर्जुन की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। रुद्र प्रताप को समझ आ गया कि वह सिर्फ पुलिस के भरोसे अर्जुन को नहीं पकड़ सकता, इसलिए उसने एक बेहद नीच साजिश रची। रुद्र प्रताप अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी उसके माता पिता को अगवा कर लेता है। अरे बूढ़े, बता तेरा बेटा किधर है? मुझे नहीं पता जमींदार जी। झूठ, सब झूठ। सच सच बताओ, वरना तुम दोनों को यही मौत के घाट उतार दूंगा। अरे बुढ़िया, चुपचाप बता दे तेरा बेटा कहाँ है, वरना तुम्हें अपने बेटे की लाश भी नहीं मिलेगी। फिर रुद्र प्रताप गांव में यह सूचना फैला देता है कि अगर 24 घंटे के भीतर अर्जुन ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके माता पिता को मार दिया जाएगा। यह खबर सुनते ही अर्जुन के साथियों के हाथ पांव फूल गए।
अर्जुन भैया, यह तो जाल है। हवेली में इस वक्त जमींदार, पुलिस और उसके गुंडे मौजूद होंगे। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। अर्जुन शांत था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शेर का शिकार करने के लिए उसके मैदान में आना ही पड़ता है। अब वह समय आ गया है जब इस चूहे बिल्ली के खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। प्रताप भानु ने मेरे माता पिता को नहीं, बल्कि पूरे सुखपुर की आत्मा को चुनौती दी है। क्या तुम लोग मेरे साथ अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार हो? हाँ अर्जुन, हम तुम्हारे साथ हैं। हम अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ लड़ेंगे। लेकिन इस बार सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, बल्कि दूसरे गांवों से भी सैकड़ों लोग कुल्हाड़ियां और लाठियां लेकर बाहर निकल आए थे। अब यह सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक जन क्रांति बन चुकी थी। रात के अंधेरे में गांव के सभी लोग हवेली के बाहर जमा थे। हवेली के अंदर जमींदार, पुलिस और उसके गुंडे मौजूद थे। इसी बीच अर्जुन बिजली की फुर्ती से किसी तरह हवेली के अंदर घुस गया और अपने माता पिता को ढूंढने लगा। वह हवेली के एक एक कमरे की तलाशी लेने लगा। आखिरकार उसकी नजर एक कमरे पर पड़ी। दरवाजा खोलते ही अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने अपने माता पिता को आखिरकार ढूंढ ही लिया था। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। आखिर तुमने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। अर्जुन अपने माता पिता को लेकर हवेली के बाहर जा ही रहा था, तभी अचानक रास्ते में जमींदार आ गया। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने बंदूक अर्जुन की ओर तानते हुए रास्ता रोक लिया। बहुत जल्दी में लग रहे हो अर्जुन, मुझसे मिले बिना ही चले जाओगे क्या? आज तो तुम तीनों की लाश ही इस हवेली से बाहर जाएगी। अर्जुन ने बिना एक वक्त गवाए अपनी लाठी रुद्र प्रताप की ओर फेंकी। लाठी सीधे उसके हाथ पर जा लगी, जिससे उसकी बंदूक नीचे गिर गई और रुद्र प्रताप भी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन गुस्से से लाल होकर हाथ में खंजर लिए रुद्र प्रताप की ओर बढ़ने लगा। अर्जुन को अपनी ओर आता देख रुद्र प्रताप के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके मन में पहली बार डर पैदा हो गया। मुझे छोड़ दो अर्जुन, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले जाओ। मैं यह गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। प्रताप भानु, तुमने जो पाप किए हैं, उनकी कीमत कोई पैसा नहीं चुका सकता। तुम्हारा फैसला मैं नहीं, यह जनता करेगी। अर्जुन ने रुद्र प्रताप को घसीटते हुए हवेली के बाहर निकाला और जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। रुद्र प्रताप को देखते ही जनता का गुस्सा फूट पड़ा। लोग उसे सजा देने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी अर्जुन ने उन सभी को रोक दिया। हम कोई जंगली जानवर नहीं हैं। हम इसे जान से नहीं मारेंगे, बल्कि इसे उसी कानून के हवाले करेंगे जिसे इसने गुलाम बनाकर रखा था। उसी समय शहर से एक नया और ईमानदार पुलिस अधिकारी वहां पहुंचा था, जिसका अभी-अभी तबादला हुआ था। उसने जमींदार के जुल्मों की पूरी सच्चाई अपनी आंखों से देखी और बिना किसी दबाव के रुद्र प्रताप को गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार रुद्र प्रताप के अत्याचारों का अंत हुआ और पुलिस अधिकारी ने अर्जुन के साहस और हिम्मत की जमकर तारीफ की।